सिद्धार्थ की छड़ी के इस वार ने उनके प्रतिद्वंदी के भयानक हमले को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। हरामखोर, मेरी छड़ी का स्वाद चखो। सिद्धार्थ दहाड़े और अपने प्रतिद्वंदी पर हमला करने ही वाले थे कि वो अचानक जम गए, खाली नजर से घूर रहे थे। केवल वही नहीं, बल्कि बाकी सभी भी खाली नजर से घूर रहे थे। सबसे खाली अभिव्यक्ति सिद्धार्थ के प्रतिद्वंदी की थी। न केवल उनकी अभिव्यक्ति खाली थी, बल्कि उनकी जीवन आभा भी गायब हो गई थी। वह ठीक वैसे ही आसमान से गिर गए। वो जमीन पर शिथिल होकर गिर पड़े। कुछ अज्ञात बिंदु पर उनके माथे में एक छोटा चॉपस्टिक के आकार का छेद दिखाई दिया था। सिद्धार्थ हक्के बक्के रह गए। उन्होंने पूछा, अरे क्या हम अभी भी लड़ रहे हैं? अगर तुम अब और नहीं लड़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं जीत गया। बिलाल अत्यधिक अनिच्छुक थे। ये कैसे हो सकता है? दूसरों को पता नहीं होगा कि क्या हुआ था, लेकिन उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से देखा था। ये शक्तिशाली जनजात रैंक 6 सेलेस्टियल वास्तव में गलत तरीके से मरा था। सिद्धार्थ के हमले से मार्शल मंच के टुकड़े उड़ गए थे। मार्शल मंच अनगिनत रनों से समर्थित था, जिससे ये अविश्वसनीय रूप से कठोर था। नतीजतन इसका एक छोटा सा कंकड़ अंत में उनके शिष्य से टकराया था, और कंकड़ के भीतर रनों की शक्ति ने उनकी आत्मा को तुरंत मार डाला था। ये शिष्य वास्तव में एक हास्यास्पद तरीके से मरा था। बिलाल ने क्रोधित होकर कहा, यह सिर्फ एक दुर्घटना थी। राघव ने उपहास किया, यह वास्तव में एक दुर्घटना थी। यह ठीक है, मेरा एक्सुएंशन दाओ सेक्ट समझदार है। हमने जीत की घोषणा नहीं की है। तुम अपने शिष्य को वापस खड़ा कर सकते हो और लड़ते रह सकते हो। बिलाल का चेहरा बैंगनी हो गया। हालांकि ये एक दुर्घटना थी। वो शिष्य मर चुका था। वो ये दौड़ हार गया था। वह चौंक गए, क्रोधित हुए और तबाह हो गए। 4 रैंक 6 सेलेस्टियल सभी मारे गए थे। जब वो वापस जाएंगे तो वो कैसे स्पष्टीकरण देंगे? भले ही वह जीत जाते, 4 रैंक 6 सेलेस्टियल्स की तुलना में स्पिरिट स्टोन माइन कुछ भी नहीं थी। कोई तुलना नहीं थी। केवल लाइफ स्टार बीड को वापस लाकर ही वो मुश्किल से अपने नुकसान की भरपाई कर पाएंगे। वर्तमान में एक्सुएंशन दाओ सेक्ट में हर कोई सदमे में था और काफी लोग गहराई से चिंतित थे। भले ही ये प्रतियोगिता कैसे भी समाप्त हो, एक्सुएंशन दाओ सेक्ट और हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के बीच संबंध पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। 4 रैंक 6 सेलेस्टियल्स, जो सभी प्रतिभाशाली शिष्य थे, जो अभी अभी आगे बढ़े थे और असीमित क्षमता वाले अस्तित्व थे। शायद हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट उन्हें खोने के दर्द से खुद को मारना चाहेगा। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के उच्च पदस्थ लोग राघव के पक्ष की शक्ति से सभी हैरान थे। सीमा और अर्जुन की जीत समझ में आती थी, क्योंकि उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को चौंका दिया था। लेकिन लक्ष्मण की जीत सच्ची शक्ति के माध्यम से तय की गई थी, और सिद्धार्थ भी वैसे ही थे। हालांकि सिद्धार्थ ने केवल कुछ ही बार अपनी छड़ी घुमाई थी, उनकी शक्ति अभी भी भयानक थी। इसके अलावा उनकी आभा अभी भी चढ़ रही थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था। वे इतने कम समय के लिए ही एक्सुएंशन दाओ सेक्ट में थे, लेकिन वे इतनी भयानक हद तक बढ़ गए थे। भले ही उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनकी वृद्धि देखी थी, वे अतुलनीय रूप से हैरान थे। जहां तक वरिष्ठ पीढ़ी के शिष्यों की बात है, रजनीश और अन्य भी सदमे से भरे थे। हालांकि रजनीश एक रैंक 6 सेलेस्टियल थे जो देर से फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र में पहुंच चुके थे। वो अभी भी सिद्धार्थ और दूसरों की शक्ति से भयभीत महसूस कर रहे थे। सबसे खुश एल्डर हॉल के लोग होंगे। राघव की पूरी ड्रैगन ब्लड लीजन ने खुद को एल्डर हॉल के बैनर के नीचे रखा था, और उन्होंने अब उन्हें बहुत अधिक सम्मान दिलाया था। अब स्कोर 4 से 4 था। केवल एक और दौर बचा था, और उसका विजेता समग्र विजेता होगा। एक पूर्ण नुकसान से वे इस बिंदु तक पहुंच गए थे। ये उनमें से अधिकांश की उम्मीदों से पूरी तरह से बाहर था। केवल एल्डर मास्टर की अभिव्यक्ति शांत और उदासीन रही, जैसे उन्हें इन सब की परवाह नहीं थी। सिद्धार्थ मूर्खतापूर्ण तरीके से मार्शल मंच पर खड़े थे, अपने प्रतिद्वंदी के गतिहीन शव को घूर रहे थे। वो नहीं जानते थे कि क्या करना है। उन्हें यकीन नहीं था कि यह व्यक्ति वास्तव में मर गया है या नाटक कर रहा है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके दिमाग में
केवल वही लोग वास्तव में मरते थे जिन्हें टुकड़ों में तोड़ दिया जाता था। राघव सिद्धार्थ को वापस बुलाने ही वाले थे कि एक नई आकृति मंच पर कूद गई। वो नुकीली टोपी पहने हुए रहस्यमय आदमी था। ऐसा लगता है कि तुम एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के सबसे मजबूत शिष्य हो। नीचे उतरने की कोई जरूरत नहीं है। आइए अभी जीत या हार का फैसला करें। उसकी आवाज शांत और बर्फीली थी, जिसमें थोड़ी सी भी भावना नहीं थी। तुम लड़ना चाहते हो तो आओ। सिद्धार्थ नहीं समझ पाए कि यह आदमी क्या कह रहा था। एक नए प्रतिद्वंदी को आता देख उन्होंने सोचा कि यह एक प्रतिस्थापन था। उन्होंने अपनी छड़ी घुमाई, लड़ने के लिए तैयार। लेकिन इससे पहले कि किसी ने उनके प्रतिद्वंदी को कुछ भी करते देखा, प्रकाश की एक सुनहरी किरण गोली मारकर आई और सिद्धार्थ के सिर में घुस गई। यह अविश्वसनीय रूप से तेज और बहुत अचानक था। जब तक सिद्धार्थ ने प्रतिक्रिया दी, तब तक यह उन तक पहुंच चुका था। उन्होंने सहज रूप से अपना सिर एक तरफ झुका लिया। खून उछला। सिद्धार्थ के सिर पर एक बड़ा कट दिखाई दिया और उसके माध्यम से उनकी खोपड़ी को देखना संभव था। एक आधा फुट लंबा सुनहरा सुआ जमीन पर गिर गया। अब जाकर लोगों को उस हथियार का रूप समझ आया जिसने सिद्धार्थ पर हमला किया था। सुनहरा सुआ कुछ देर खड़खड़ाया और फिर शांत हो गया। फिर वह यूं ही बिखर गया जैसे वह कभी था ही नहीं। हर कोई हैरान था। यह किस तरह की तकनीक थी? बिना कोई हरकत किए वो इतना भयानक हमला करने में सक्षम था। तुम्हारा सिर काफी मोटा है, वरना तुम मर चुके होते। वो रहस्यमय आदमी थोड़ा हैरान लग रहा था, लेकिन उसकी आवाज हमेशा की तरह ठंडी थी। बास्टर्ड, तुमने नियम तोड़े। सिद्धार्थ गुस्से में था क्योंकि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। अगर यह कोई और होता तो इस हमले ने उसे लाश में बदल दिया होता। पिछली लड़ाई अभी अभी खत्म हुई थी और बाधा अभी तक सक्रिय नहीं हुई थी, जिसका मतलब था कि अभी हमला करना नियमों के खिलाफ था। लेकिन इस आदमी ने एक मूक हमला किया था जो स्पष्ट रूप से अपने प्रतिद्वंदी की जान लेने की कोशिश कर रहा था। यह पूरी तरह से घिनौना था। एल्डर मास्टर की आंखों की गहराई में एक ठंडी रोशनी दिखाई दी। हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट अधिक से अधिक घमंडी होता जा रहा था और यह उनके अभ्यस्त होने के कारण था। इस बिंदु पर प्रतियोगिता अब मुकाबला करने के बारे में बिल्कुल नहीं थी। इससे यह देखा जा सकता था कि बिलाल अपना सारा संयम खो चुका था। उसकी लगातार हार ने उसे एक्सुएंशन दाओ सेक्ट पर भी नुकसान पहुंचाकर बदला लेने के लिए प्रेरित किया। मैं तुम्हें एक ही वार में मार डालूंगा। सिद्धार्थ दहाड़ा, बस बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन उसे एक हाथ ने रोक लिया। सिद्धार्थ, वापस जाओ। यह लड़ाई मेरे लिए छोड़ दो। राघव ने सिद्धार्थ को रोका क्योंकि वह जानता था कि यह रहस्यमय आदमी एक अविश्वसनीय रूप से भयानक प्रतिद्वंदी था। सिद्धार्थ शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन उसका दिमाग इतना अच्छा नहीं था। सिद्धार्थ हमेशा राघव की बात सुनता था। हालांकि वह नाराज था। उसने बिना कुछ कहे छोड़ दिया। कोई और मृत शिष्य के शव को इकट्ठा करने गया। राघव युद्ध मंच पर रहस्यमय आदमी का सामना कर रहा था। वहां टामोशी छाई हुई थी। इस समय राघव एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के नए शिष्यों में नंबर 1 हस्ती था। जहां तक रहस्यमय आदमी का सवाल था, वो हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट की तरफ से भी सबसे भयानक अस्तित्व था। अब जब वे दोनों एक दूसरे का सामना कर रहे थे, तो हवा में तनाव बढ़ गया। राघव ने अपने प्रतिद्वंदी को ठंडे लहजे में देखते हुए कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम लोगों का खुले तौर पर सामना करने से मना करते हो और केवल ऐसे शर्मनाक काम करते हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मेरा किसी को भी देखने का मन नहीं करता। इस समय रहस्यमय आदमी ने आखिरकार अपनी टोपी उतार दी। जब उसका चेहरा सामने आया तो सब चौंक गए। उसके माथे पर एक तीसरी आंख थी। उसका सिर गंजा था, लेकिन अजीब रेखाएं रेंगने वाले कन खजूरों की तरह उसे ढक रही थी। सिर्फ उसे देखना ही डरावना था। उसकी तीसरी आंख बंद थी, जबकि उसकी दूसरी आंखों में से एक पर पट्टी बंधी थी। सिर्फ एक आंख दिखाई दे रही थी। इस खुली हुई आंख में कोई पुतली नहीं थी। इसके बजाय इसमें एक अजीब सुनहरा रुन था। उसकी उपस्थिति देखकर एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के सभी शिष्य डर के मारे उछल पड़े। वो एक राक्षस जैसा दिखता था।
तुम्हारी शक्ति बुरी नहीं है, लेकिन तुम उस बड़े साथी से कमजोर हो। अगर वह होता तो शायद उसके पास मुझे हराने का 10% मौका होता। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। इस अजीब आदमी की आंख राघव के चारों ओर घूम गई, मानो वो उसके बारे में सब कुछ देख सकती हो। राघव ने पलटकर उसे देखा। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा आत्मविश्वास कहां से आता है। मूल रूप से हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं थी और मैं तुम्हें मारने की योजना नहीं बना रहा था, लेकिन तुम्हें मेरे भाई को मारने की कोशिश करने के लिए इतना बेवकूफ बनना पड़ा, वो भी सबसे घिनौने और बेशर्म तरीके का उपयोग करके। आज तुम यहां से नहीं जाओगे। राघव गुस्से में था। अगर हर कोई खुले तौर पर लड़ रहा होता, जिसमें जीत और हार स्वर्ग पर छोड़ दी जाती, तो कुछ नहीं किया जा सकता था। लेकिन हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के शिष्य बहुत नीच थे, जैसे घास के मैदानों के लकड़बग्घे। उन्हें हमेशा दुर्भावनापूर्ण काम करने पड़ते थे, जो लगातार उसके धैर्य की सीमा को धकेलते थे, क्योंकि उनके 4 विशेषज्ञों को मार दिया गया था। जब उन्होंने शांभवी और नेहा का अपमान किया था, तो उसका गुस्सा धीरे धीरे दब गया था। लेकिन अब इस अजीब आदमी ने इसे फिर से भड़का दिया था। हालांकि सिद्धार्थ का सिर बड़ा था, उसका दिमाग एक बच्चे जैसा था। राघव हमेशा उसे छोटे भाई के रूप में मानता था, जो चीजों को पूरी तरह से नहीं समझता था। लेकिन इस अजीब आदमी ने लगभग उसे मार ही डाला था। अगर सिद्धार्थ का राक्षसी शारीरिक शरीर नहीं होता, जिसने उसके कंकाल को किंग वस्तुओं के बराबर बना दिया था, तो वो पहले ही मर चुका होता। अब राघव की हत्या की मंशा को और दबाया नहीं जा सका। उसने इस व्यक्ति को मारने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। वह किसी को भी बिना किसी कारण के अपने लोगों की जान लेने की अनुमति नहीं देगा। वो एक दुश्मनी थी जो मौत तक चैन नहीं लेती। अच्छा, तुम काफी घमंडी हो। मुझे उम्मीद है कि मैं भी गलत हूं, वरना तुम्हें मारना उबाऊ होगा। अगर तुम मुझे संतुष्ट नहीं कर सकते, तो मुझे औपचारिक न होने के लिए दोष मत देना, अजीब चेहरे वाले आदमी ने कहा। उसकी आंख से हत्या की मंशा फूट पड़ी। मेरा नाम याद रखना, ग्रैंड हा एंशिएंट नेशन से सचिन। ये नाम रखने वाला तुम्हारी जान लेगा। ये सुनकर कि वह ग्रैंड हा एंशिएंट नेशन से आया है, एल्डर मास्टर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसने तुरंत कुछ महसूस किया और वह मुस्कुराया। उस मुस्कान में उपहास था। एल्डर हॉल मास्टर, बाधा को सक्रिय करें। राघव ने बहस करने की परवाह नहीं की। एल्डर हॉल मास्टर ने एल्डर मास्टर की ओर देखा। उसे सिर हिलाते हुए देखकर उसने गठन को सक्रिय किया, जिसने विशाल बाधा से युद्ध मंच को ढक दिया। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के सभी शिष्यों का दिल जोर से धड़क उठा। कुछ इतने घबराए हुए थे कि उन्हें सांस लेना मुश्किल हो रहा था। खुद को तैयार करो, तुरंत मत मारे जाना, वरना ये उबाऊ होगा। सचिन ने अभी अपनी आधी बात ही पूरी की थी कि उसके सामने एक आकृति चमकी। राघव बिना एक शब्द कहे उसके सामने प्रकट हुआ। एक लात सचिन के कमर के हिस्से की ओर गई। राघव ने अपनी आभा जारी नहीं की थी और वह अपने आध्यात्मिक युवान या किसी जादुई कला का उपयोग नहीं कर रहा था। यह बिना किसी तकनीक के एक साधारण लात थी। यह कुछ ऐसा नहीं था जो विशेषज्ञों के बीच लड़ाई में होना चाहिए। वह एक साधारण व्यक्ति की तरह लग रहा था, जिसने आगे बढ़कर लात मारी हो। सचिन अभी अपनी आभा जारी करने की तैयारी कर रहा था, यह सोचकर कि राघव भी ऐसा ही करेगा। नतीजतन इस अचानक वार ने उसे चौंका दिया। जब राघव उसके सामने पहुंचा, तो उसने अचानक महसूस किया कि कुछ ठलत है। राघव का शारीरिक शरीर साधारण लग रहा था, लेकिन उसके भीतर एक हाइबरनेटिंग ड्रैगन छिपा हुआ था। इस लात को लेना निश्चित रूप से आसान नहीं होगा। उसे जो वह कर रहा था उसे रोकना पड़ा और अपने पैर से नीचे दबाना पड़ा। उसका पिछला हिस्सा उसके पीछे निकल आया, जिससे वह राघव की लात को एक बाल की चौड़ाई से भी कम से चकमा देने में कामयाब रहा। वह बस हवा में उड़ने ही वाला था कि एक थप्पड़ एक बचने लायक कोण से आया और उसके चेहरे पर जोर से लगा। यह थप्पड़ बेहद गूंजने वाला था। सचिन हवा में उड़ गया और एक शूटिंग स्टार की तरह बाधा से टकरा गया। बाधा कांप उठी, जिससे लोग चौंक गए। इस हमले से टकराव व्यावहारिक रूप से अर्जुन के 9 यांग ब्लड मार्क एक्सप्लोडिंग एरो के परिणाम के बराबर था। यह थप्पड़ कितना शातिर था। वास्तव में
ये पहली बार था जब राघव हत्या की मंशा के साथ अपनी दिव्य चेहरे पर थप्पड़ मारने की कला का उपयोग कर रहा था। बेशक इसका मतलब था कि इसे महसूस करना आसान होगा और यह जरूरी नहीं कि लगे ही, और इसलिए उसने पहले इस थप्पड़ की तैयारी में एक लात का इस्तेमाल किया था। वो गुप्त रूप से ऊर्जा जमा कर रहा था, इसलिए बेशक ये थप्पड़ शातिर था। हालांकि राघव चौंकने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे अपनी हथेली में दर्द का एक झोंका महसूस हुआ। उसकी त्वचा फट गई थी और उसके हाथ से खून बह रहा था। सचिन खड़ा हुआ और हर कोई यह देखकर चौंक गया कि उसका आधा चेहरा सुनहरे पीले रंग का हो गया था, जिसमें रुंज घूम रहे थे। वो सोने का बना हुआ लग रहा था। वह चौंकाने वाला था। सचिन की धातु ऊर्जा वास्तव में भयानक थी कि वह अपने शरीर को स्वतंत्र रूप से धातु में बदल सकता था। लेकिन यहां तक कि उसके सुनहरे चेहरे पर भी एक स्पष्ट हथेली का निशान था। हथेली का निशान लगभग 1 इंच गहरा था। वह चौंकाने वाला होने के साथ साथ हास्यास्पद भी था। खून से लथपथ राघव से धातु जैसे चेहरे वाले सचिन को देखकर वे चुप थे। बहुत बढ़िया, लानत है, मुझे दूसरों के ढोंगी होने से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन वे मुझसे बड़े ढोंगी नहीं हो सकते। अर्जुन ने जयकार की। वो थप्पड़ बहुत संतोषजनक था। अफसोस की बात है कि सचिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। अगर ये एक जन्मजात रैंक 6 सेलेस्टियल होता तो ये थप्पड़ शायद वास्तव में उन्हें मार डालता। राघव वास्तव में सामान्य रास्ते पर नहीं चलता है। इस बच्चे को मैंने भी गलत आंका था कि वह क्या करने वाला है। एल्डर मास्टर ने राघव को थोड़ी गंभीरता से देखा, लेकिन अंदर ही अंदर वो कड़वाहट से मुस्कुरा रहा था। यहां तक कि अपने अनुभव से भी वो राघव की चालों का अंदाजा नहीं लगा पाया था। राघव ने एक प्रशंसात्मक अभिव्यक्ति के साथ कुछ बार अपना हाथ घुमाया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने बेशर्म हो। मैंने इतनी मोटी चमड़ी वाला किसी को नहीं देखा। हालांकि उसका हमला लगा था, उसे थोड़ी सी भी खुशी महसूस नहीं हुई। इसके बजाय वो हैरान था। यह साथी शायद एक बहुत मुश्किल प्रतिद्वंदी होगा। बधाई हो, तुम मुझे गुस्सा दिलाने में कामयाब रहे हो। सचिन ने राघव को ठंडी नजर से घूर कर देखा। उसके चेहरे पर हथेली का निशान धीरे धीरे सायब हो गया। उसी समय उसके चेहरे का सुनहरा रंग फीका पड़ गया और वह एक बार फिर मांस और खून के एक सामान्य चेहरे पर आ गया। सचिन ने अपनी छड़ी लहराई। उसके चारों ओर रुंज घूम रहे थे। जैसे ही उसकी आंख में सुनहरा रून चमकने लगा, सुनहरी जंजीरें आसमान से राघव की ओर उतर आई। मैं तुम्हें एक क्षुधावर्धक दूंगा। धमाका। राघव की मुट्ठी जंजीरों में से एक पर लगी। वो फट गई, सुनहरे रून्स में बदल गई, लेकिन कई अन्य जंजीरें उतरती रहीं। राघव ने बार बार मुक्का मारा, सुनहरी जंजीरों को एक एक करके नष्ट कर दिया। सुनहरे रून्स हवा में भर गए। मूर्ख, तुम इतनी आसानी से फंस गए। गोल्ड लॉक्स हेवन एंड अर्थ। हवा में तैरते रून्स तुरंत संघनित हो गए, जिससे एक विशाल जाल बन गया जिसने राघव को फंसा लिया। राघव दहाड़ उठा। ब्रेक। उसके 108,000 मूल रून्स उसे शक्ति दे रहे थे। उसे बांधने वाला विशाल जाल तुरंत टुकड़ों में उड़ गया। राघव ने युद्ध मंच पर मुहर लगाई और सचिन की ओर दौड़ा। एक मुक्का मारा। जहां तक सचिन की बात थी, उसने भी एक मुक्का मारा, लेकिन उसकी बात तुरंत सुनहरी हो गई, जिसके चारों ओर अनगिनत रून्स घूम रहे थे। धमाका। जब उनके मुक्के टकराए तो एक स्वर्ग को हिला देने वाला विस्फोट हुआ। सचिन की अभिव्यक्ति बदल गई। उसकी सुनहरी बाह वास्तव में विकृत हो गई और वो पीछे उड़ गया। शक्ति के मामले में वो नुकसान में था। इस सुनहरी बाह को बुलाने के बाद भी वह राघव का मुकाबला नहीं कर पाया। सचिन का शरीर चमकने लगा और सुनहरी हो गया। अच्छा, इससे ये दिलचस्प हो जाता है। मुझे अपना गोल्डन बैटल आर्मोर इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर पाना तुम्हारे लिए एक सौभाग्य है। मरने पर भी तुम खुश होकर मर सकते हो। सचिन आगे बढ़ा। उसने अपना हाथ खोला और उसके चारों ओर घूमने वाले रून्स उसके हाथ में संघनित हो गए। जब उसने एक बार फिर मुट्ठी बनाई तो उसकी मुट्ठी एक धधकते सूरज की तरह थी। राघव ने सूंघा। तुम्हारे दिखावे से मुझे ईस्टर्न वेस्टलैंड में उपनाम वाले एक और मूर्ख की याद आती है।
तुम्हारे दिखावे के तरीके काफी समान हैं, लेकिन अभी उसकी कब्र पर घास ऊंची और जंगली है। उसके मूल रून्स ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उसकी शक्ति उमड़ रही है, क्योंकि उसने इस मुक्के का सामना अपनी मुट्ठी से किया था। धमाका, उनकी मुट्ठियां एक बार फिर टकराई, जिससे भयानक क्यूआई वेव्स निकली जो युद्ध मंच के अवरोध से टकराई। ये लगातार हिल रहा था। उनकी शक्ति को रोकने के लिए अनगिनत रून सक्रिय हो रहे थे। सचिन की अभिव्यक्ति फिर से बदल गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि अपने गोल्डन बैटल आर्मर को बुलाने के बाद भी वह राघव को शक्ति के मामले में दबा नहीं पाएगा। इस क्षण राघव ठीक उसके ऊपर दिखाई दिया। एक लात उसके सिर की ओर जा रही थी। सचिन क्रोधित था। यह स्पष्ट रूप से एक प्रकार की अवमानना थी। उसने राघव के पैर की ओर अपना हाथ बढ़ाया। अगर उसने इसे पकड़ लिया तो राघव निश्चित रूप से एक निष्क्रिय स्थिति में मजबूर हो जाएगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से राघव की लात सिर्फ एक झांसा थी, चारा से ज्यादा कुछ नहीं। जैसे ही उसका हाथ राघव के पैर को पकड़ने वाला था, राघव का दूसरा पैर बिच्छू की पूंछ की तरह टकराया। करीबी मुकाबले की बात करें तो सचिन का अनुभव राघव से बहुत दूर था। नतीजतन राघव का दूसरा पैर ठीक उसकी नाक पर लगा। उसका चेहरा सीधे अंदर धंस गया, जिससे बाकी सभी की नाक में एक सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया महसूस हुई। एक दबी हुई आह के साथ सचिन पीछे उठ गया। राघव बस पीछा करने वाला ही था कि उसका दिल हिल गया। बिजली के रून्स उसके चारों ओर घूमने लगे और उसने जबरन अपनी दिशा बदल दी। सुनहरी किरणें गुजर गई। भले ही राघव ने पहले ही पल में चकमा दे दिया था, फिर भी वह बाह में मारा गया था। जिस चीज ने उसे मारा था वो एक सुनहरी तलवार थी। उनमें से सैकड़ों उड़कर आए थे और उनमें से हर एक अविश्वसनीय रूप से तेज था। यहां तक कि राघव का शरीर भी भेदा गया। उसकी बाह पर बड़ा कट धीरे धीरे खून बह रहा था। क्या तुमने दिखावा करना बंद कर दिया है? ये चोट कुछ भी नहीं थी। राघव ने ठंडे स्वर में सचिन को देखा। इस समय सचिन का शरीर अब सुनहरी नहीं था। इसके अलावा वो अब नंगे हाथों से नहीं था। वो एक जादुई छड़ी पकड़े हुए था। अब एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के शिष्यों को याद आया कि हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के सभी शिष्य जादुई कलाओं में विशेषज्ञ थे। दूसरे शब्दों में, इससे पहले कि वे भयानक हमले सिर्फ जांच करने वाले वार थे, उसने अपनी कोई भी वास्तविक शक्ति बाहर नहीं निकाली थी। उन्होंने यह भी महसूस किया कि राघव क्यों कहता रहा कि वह दिखावा कर रहा है। उस क्षेत्र का उपयोग करके अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ लड़ना जिसमें वो सबसे कमजोर था, वास्तव में दिखावा करना था। लेकिन यह भी स्पष्ट था कि वह दिखावा करने में सफल नहीं हुआ था। राघव ने उसे वह मौका नहीं दिया था। एक सामान्य दिखावे के पैटर्न के अनुसार उसे इस तरीके का इस्तेमाल करके राघव को एक दयनीय स्थिति में मजबूर करना चाहिए था और फिर उसे बताना चाहिए था कि वार्म अप खत्म हो गया था। अब दिखावा करने के बजाय वो एक मूर्ख के रूप में दिखावा कर रहा था। राघव के चेहरे पर थप्पड़ और लात ने उसमें बहुत योगदान दिया। हालांकि एक्सुएंशन दाओ सेक्ट से किसी ने भी सचिन पर नहीं हंसा। वे सदमे से भरे हुए थे। ये भयानक हमले उन्हें कई बार खत्म करने में सक्षम थे, लेकिन वे सिर्फ प्रस्तावना थे। अब असली लड़ाई शुरू होगी। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। मैं गंभीर होने जा रहा हूं। बहुत तेजी से मत मरना, वरना यह उबाऊ होगा। सचिन ने अपनी छड़ी लहराई। उसकी आंख में सुनहरी रोशनी और मजबूत हो गई, और जैसे ही उसने मंत्र जपा, अचानक उसमें से एक सुनहरी रोशनी निकली। राघव तेजी से पीछे हट गया। सुनहरी सुइयां जमीन में फंस गई जहां वह था। उनमें से अधिक उस पर शूट करते रहे, उसे बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर करते रहे। उनकी तीक्ष्णता सिद्धार्थ के शरीर को भी भेदने में सक्षम थी, इसलिए उसने उन्हें सीधे लेने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही वह सोच रहा था कि इससे कैसे निपटा जाए, उसने अचानक महसूस किया कि कुछ गलत है। ऊपर देखते हुए उसने एक विशाल सुनहरी मंच को उस पर टूटते हुए देखा। सचिन इस पूरे समय मंत्र जप रहा था, और एक अंतिम चिल्लाहट के साथ सुनहरी मंच टूट पड़ा। गोल्डन माउंटेन ग्रैंड सी। सचिन की सुनहरी सुइयां सिर्फ एक ध्यान भटकाने वाली चीज थी। जब तक राघव को इस जाल का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
बस जैसे ही कई लोगों ने सोचा कि राघव मंच के नीचे एक मांस के पैटी में कुचल रहा होगा, ये फट गया। जब सुनहरी रून्स छितरा गई तो उन्होंने राघव को अपनी मुक्का मारने की मुद्रा में देखा। 4 सितारे उसकी आंखों में चमक रहे थे। उसके बाल और वस्त्र हवा में स्वाभाविक रूप से फड़फड़ा रहे थे। वो अचानक दहाड़ उठा, एक क्रोधित भगवान की तरह लग रहा था। राघव के पास दहाड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह पहली बार था जब उसने अपने 108,000 मूल रून्स बनाने के बाद 4 स्टार बैटल आर्मों के साथ पूरी तरह से कोशिश की थी। जैसे ही उसने 4 स्टार बैटल आर्मों को बुलाया, उसके 108,000 मूल रून्स उत्साहित हो गए और ऐसा लगा जैसे उसके भीतर एक अजगर जाग रहा हो। ऐसा लगा जैसे अगर वह दहाड़ता नहीं तो उसका दम घुट जाएगा। एक गड़गड़ाहट वाली दहाड़ के बाद राघव की निगाह ठंडी हो गई और वह आगे बढ़ा। उसके पैरों के नीचे अतुलनीय रूप से मजबूत ईंटों पर एक छेद दिखाई दिया जहां उसने मुहर लगाई। क्या गति है! जब तक कोई प्रतिक्रिया कर पाता, राघव सचिन के सामने आ चुका था। सचिन चौंक गया। राघव एक पुनर्जीवित अजगर की तरह लग रहा था और सचिन ने अब उसके करीब रहने की हिम्मत नहीं की। उसने बार बार अपनी छड़ी लहराई, मंत्र जपते हुए। सुनहरी दीवारें एक के बाद एक दिखाई दी, प्रत्येक दर्जनों मीटर मोटी थी। फिर भी ये शक्तिशाली अवरोध कागज की तरह कमजोर थे और एक ही मुक्के से उड़ा दिए गए। राघव आगे बढ़ता रहा। सुनहरी दीवारें उसे पीछा करने से रोकने में असमर्थ थी। सचिन इस समय भाग रहा था। हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के शिष्य सभी अविश्वास से भरे हुए थे। असंभव! सीनियर प्रशिक्षु भाई सचिन अपराजय हैं। राघव उन्हें इस हद तक कैसे मजबूर कर सकता है? हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट में सचिन एक देवता की तरह था। किसी ने भी उससे एक भी वार प्राप्त करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए स्वाभाविक रूप से किसी ने भी उसे वास्तव में लड़ते हुए नहीं देखा था। उनके दिलों में वो अपराजय था और प्रतिद्वंदी कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे उसके हाथ के एक लहराने से नष्ट हो जाएंगे। उन्होंने कभी किसी को सचिन को इस हद तक मजबूर करने में सक्षम नहीं देखा था। सचिन ने तेजी से नई सुनहरी दीवारें बनाई, लेकिन राघव ने उन्हें और भी तेजी से तोड़ दिया। जब राघव उसके पास पहुंचने वाला था तो उसने अचानक अपनी आईपैच फाड़ दी। धमाका! सभी की चौंकने वाली निगाहों के सामने युद्ध मंच फट गया और राघव पर जमीन से एक विशाल मुट्ठी उड़कर आई। राघव ने सूंघा और सीधे एक मुक्का मारा। तो तुम एक दोहरी धातु पृथ्वी साधक हो, तो क्या? मुझे इसे नष्ट करते हुए देखो। विशाल मुट्ठी फट गई और पूरा युद्ध मंच हिल गया जैसे कि वह इस शक्ति को सहन करने में असमर्थ था। सभी शिष्यों की अभिव्यक्ति बदल गई। सचिन ने गुस्से में दहाड़ लगाई और उसकी आंखों में 2 रून्स घूमने लगे। जमीन एक मजबूत चट्टान में बदल गई, जबकि हवा में एक विशाल सुनहरी मुहर दिखाई दी। रॉक गोल्ड सप्रेस हेवन एंड अर्थ। ये सुनहरी मुहर पहले से 10 गुना बड़ी थी। जमीन तेजी से ऊपर चढ़ने लगी, जबकि सुनहरी मुहर एक उल्कापिंड की तरह गिरी। धमाका! दोनों टकराए। एक पल के लिए सब शांत थे। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के एक शिष्य ने हकलाते हुए कहा, सीनियर प्रशिक्षु भाई राघव, क्या वो अभी भी जीवित है? यह दृश्य भयानक था। अपने हमले को सफल होते देखकर सचिन मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान तेजी से कठोर हो गई। एक हल्की चटकने की आवाज चुप्पी में गूंज उठी। सबने इसे सुना। फिर सुनहरी मुहर टूटने लगी, जिससे सभी के जबड़े नीचे गिर गए। सुनहरी मुहर और चट्टान दोनों फट गए और हवा में एक आकृति दिखाई दी। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के शिष्य जयकार करने लगे। राघव ने ठंडे स्वर में सचिन को देखा। वह आखिरी हमला वास्तव में शक्तिशाली था, लेकिन वह इसे झेलने में कामयाब रहा था। उसने पाया कि उसके 108,000 मूल रून्स में कुछ रहस्य थे जो वह भी नहीं जानता था। जब उसने अपने 4 स्टार बैटल आर्मों का उपयोग किया तो इसने 108,000 मूल रून्स के साथ एक प्रतिध्वनि बनाई। थोड़ा सा बदलाव था, फिर भी वो इसे स्पष्ट रूप से वर्णित करने में असमर्थ था। हालांकि 4 स्टार बैटल आर्मों के साथ अब कुछ ऐसा हुआ था जिसने उसकी शक्ति और बचाव को बेहद भयानक बना दिया था। राघव ने ठंडे स्वर में पूछा, क्या तुम अभी भी अपनी पूरी शक्ति बाहर नहीं निकालोगे?
क्या तुम इस पूरे समय अपनी तीसरी आंख बंद ही रखोगे? चाहे वो हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के शिष्य हो या एक्सुआंशन दाओ सेक्ट के, चाहे वो रजनीश, मुकेश, मनीषा हो या दूसरे वरिष्ठ शिष्य, वे सभी सदमे में थे। अभी अभी हुई वो अविश्वसनीय रूप से भीषण लड़ाई उनके लिए पूरी तरह से चौंकाने वाली थी। यहां तक कि 10 साल पहले संप्रदाय में शामिल हुए वरिष्ठ शिष्यों को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि उन दोनों ने उनसे कहीं ज्यादा बढ़त हासिल कर ली थी। हालांकि वे थोड़े अनिश्चित थे, राघव और सचिन बहुत ही राक्षसी थे। और अब राघव के शब्दों ने उनकी आंखें वास्तविक राक्षसी बिंदु पर खोल दी कि उन दोनों ने अभी तक अपनी असली ताकत का प्रदर्शन नहीं किया था। सचिन ने अपना सिर ऊपर उठाया और हंसा। उसने कुछ धूल झाड़ी, उसकी आंखों में रुंस चमक रहे थे। अच्छा, अब मजा आएगा। मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किए हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन चूंकि तुम इसे देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सच्ची शक्ति क्या है। वो शक्ति जिसे तुम 100 या 1000 साल तक खेती करने पर भी हासिल नहीं कर सकते। सचिन की तीसरी आंख अचानक खुल गई, अंतरिक्ष स्थिर हो गया और ऐसा लगा जैसे सभी आवाजें गायब हो गई हों। लोग यह देखकर डर गए कि इस आंख में कोई पुतली नहीं थी। ये गहरे काले रंग की थी, जैसे कोई अथाह ब्लैक होल। मैं स्वाभाविक रूप से धातु और पृथ्वी की ऊर्जा रखता हूं, और सामान्य रूप से मैं सिर्फ एक प्रकार से अपने विरोधियों को आसानी से खत्म कर सकता हूं। तुम पहले ऐसे हो जिसने मुझे पिछले कुछ सालों में दोनों तत्वों का उपयोग करने के लिए मजबूर किया है। हालांकि मुझे तुम्हें यह बताने में कोई आपत्ति नहीं है कि इसके बावजूद मैंने अपनी आधी से भी कम शक्ति निकाली है। यह है धातु ऊर्जा के पृथ्वी ऊर्जा के साथ विलय होने की शक्ति। बूम! सचिन की आंखों में 2 रुंस उसकी तीसरी आंख में विलय हो गए। जमीन फटने लगी क्योंकि युद्ध मंच उसकी शक्ति से फट गया। पृथ्वी ऊर्जा के भार और धातु ऊर्जा की तेजी का एक साथ स्वाद लो। सचिन ने अपना हाथ हिलाया और जमीन फट गई। सुनहरी नुकीली खंभे अजीब जाल की तरह राघव की ओर निकले। राघव ने एक से बचा और फिर अपनी मुट्ठी उसके नुकीले सिरे पर दे मारी। नुकीला सिरा फट गया, लेकिन वह टूटा नहीं। क्षति जल्दी ठीक हो गई। उनमें से और अधिक राघव की ओर आए, और उनमें से हर एक आदमी की कमर जितना मोटा था। वे एक अंतहीन ज्वार में आए, जिसने राघव को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। धातु ऊर्जा तेज होती है, लेकिन उसमें कठोरता की कमी होती है, जिससे उसे तोड़ना आसान हो जाता है। पृथ्वी ऊर्जा असीमित है, लेकिन उसकी मारने की शक्ति सीमित है। जब दोनों का विलय होता है तो वे एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं। अब उनकी शक्ति और कठोरता पहले से 10 गुना अधिक है। राघव, निराशा का स्वाद कैसा है? सचिन ने अपनी छड़ी हिलाते हुए हंसा। राघव ने एक बार फिर उनमें से एक पर मुक्का मारा, लेकिन वो उसे पूरी तरह से तोड़ने में असमर्थ रहा। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति अभी भी शांत थी। अगर तुम अपनी डींगे मारना बंद नहीं करोगे तो क्या तुम मर जाओगे? इस लड़ाई के दौरान मैंने तुम्हारी बकवास ही सुनी है, राघव ने उपहास किया। मैं तुम्हें तुम्हारी मौत को समझने दे रहा हूं, लेकिन चूंकि तुम्हें परवाह नहीं है, तुम बस मर जाओ। स्वॉलो ऑफ द अर्थ ड्रैगन। सचिन की तीसरी आंख से प्रकाश निकला। जमीन फट गई और एक विशाल मुंह ने राघव को निगल लिया। यह हमला इतनी अचानक आया कि कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। पृथ्वी ड्रैगन ने राघव को निगल लिया और फिर जमीन में वापस गिरने लगा। रैगिंग फ्लेम्स डिवार द हेवंस। जमीन से एक दबी हुई गड़गड़ाहट सुनाई दी और पृथ्वी ड्रैगन फट गया। उसी जगह पर धधकती हुई लपटें आसमान में उठीं और राघव अपनी पीठ पर लपटों के पंखों की एक जोड़ी के साथ अंदर से उभरा। बदला न लेना मेरी शैली नहीं है, तुम भी मेरे एक दाव का स्वाद लो। राघव ने हाथ के संकेत बनाए और उसकी भुजाएं चमकने लगी। एक भयावह दबाव नीचे आया। डबल ड्रैगन डिस्ट्रक्शन। एक बिजली और एक लॉर्ड ड्रैगन ने एक विशाल बवंडर बनाया जो सचिन की ओर बढ़ा। लपटों और बिजली के कारण अंतरिक्ष मुड़ने लगा। सचिन का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत देख लिया कि यह दाव कितना भयानक था। क्लोज द अर्थ, सील द हेवंस। सचिन ने अपनी छड़ी हिलाई। उसकी आंखों से आने वाला प्रकाश और भी तीव्र हो गया। उसी समय उसकी छड़ी में एक निश्चित क्रिस्टल जला और एक रून जमीन पर गिर गया।
जमीन गड़गड़ाई और उसमें से एक विशाल द्वार उठा। वो कसकर बंद था। उस पर एक विशाल ड्रैगन की छवि थी। ड्रैगन की छवि ऐसे घूम रही थी जैसे वह जीवित हो। बूम! जोरा और शीन द्वार से टकराए और विस्फोट ने उन सभी को अलग कर दिया, जिससे उन्मादी शक्ति बाहर निकली। ऊर्जा को समाहित रखने के लिए अवरोध के रून्स प्रकाश से चमक उठे, लेकिन कुछ रून्स पहले से ही टूट रहे थे। एल्डर हॉल मास्टर का चेहरा बदल गया और उसने अपना हाथ बढ़ाया। ऊर्जा बाहर निकली, जिससे क्षतिग्रस्त रून्स ठीक हो गए। खांसी। सचिन उस गड़बड़ी से बाहर उड़ गया, खून खांस रहा था। वो हमला बहुत जहरीला था। अगर उसके पास खुद को बचाने के लिए उसका धातु शरीर नहीं होता तो वह मारा गया होता। लेकिन उसका चेहरा जल्दी से बदल गया। हवा में लपटे अभी फीकी नहीं पड़ी थी और वे लौ की जंजीरों में संघनित हो गई, जिसने उसके चारों ओर की जगह को सील कर दिया। वो अनजाने में एक लौ जेल में पीछे हट गया था। फ्लेम प्रिजन डेथ ब्लो। विशाल लौ जेल तेजी से सिकुड़ गई। सचिन का चेहरा एक बार फिर बदल गया। उसने जल्दी से एक मंत्र का जाप किया और धातु ऊर्जा हवा में संघनित हुई, जिससे एक गोलाकार आरी बन गई जो बाहर निकली। ये एक लौ जंजीर में कट गई और जंजीर में एक कट दिखाई दिया, लेकिन वह टूटी नहीं। हालांकि जब आरी तब आत्मविस्फोटित हुई तो लौ जंजीर अब और सहने में सक्षम नहीं थी और वह टूट गई। सचिन उस उद्घाटन से बाहर निकल गया, लेकिन ठीक उसी क्षण उसने राघव को अपने दाहिने कोहनी को अपने बाएं हाथ से पकड़े हुए देखा। उसके दाहिने हथेली में सिर के आकार का एक गोला संघनित हो रहा था। उस गोले में एक सर्वनाशक शक्ति थी। जब उसने इसे देखा तो सचिन के सभी बाल खड़े हो गए। स्टार फॉल। राघव सचिन को इतनी तेजी से बाहर उड़ते देखकर थोड़ा असहाय महसूस किए बिना नहीं रह सका। स्टार फॉल अभी भी अपनी चरम स्थिति तक नहीं पहुंचा था। हालांकि अब जब सचिन लौ जेल से बच गया था तो उसके पास इसे समय से पहले बाहर निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लौ गोला जमीन पर गिरा और सचिन उसकी शक्ति से कसकर बंद हो गया। जैसे ही वो गिर रहा था, एक कान छेदन करने वाली आवाज गूंज उठी। बूम! लौ गोला फट गया। ये ऐसा था जैसे एक तारे में विस्फोट हो गया हो और युद्ध मंच का अवरोध तुरंत फट गया। सभी के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। अगर यह क्यूआई तरंग उनसे टकराती तो उनके पास एक लाश भी नहीं बचती। लेकिन सौभाग्य से युद्ध मंच का अवरोध फटने के बाद एक और बड़ा अवरोध दिखाई दिया, जिसने क्यूआई तरंग को अवरुद्ध कर दिया। एल्डर हॉल मास्टर ने इस अवरोध को बुलाया था। मूल अवरोध युद्ध मंच के साथ मेल खाता था और चूंकि युद्ध मंच क्षतिग्रस्त हो गया था, अवरोध की शक्ति भी गिर गई थी। इसे सहारा देना जारी रखने के बजाय एक नया अवरोध संघनित करना आसान था। सचिन मर गया, है ना? सभी सदमे में मंच को देख रहे थे। ये एक पूरी गड़बड़ी थी। चकाचौंध वाला मंच पूरी तरह से नष्ट हो गया था। उसकी जगह एक विशाल गड्ढा बन गया था। राघव हवा में तैर रहा था, जमीन पर बर्फीली निगाहों से देख रहा था। सचिन गायब हो गया था। क्या वो फट गया था? बाम! ठीक इसी क्षण जमीन में से एक विशाल आकृति बाहर निकली। ये 300 मीटर का एक सुनहरा विशालकाय था। सुनहरा विशालकाय बड़ी दरारों से ढका हुआ था और उसके चारों ओर घूमने वाले रून्स हल्के थे। जमीन से बाहर आने के बाद वो तुरंत टूट गया और गिर गया, जिससे सचिन का पता चला। सचिन उसके पेट से बाहर कूद गया। यह स्पष्ट था कि उसने अपनी जान बचाने के लिए इस कदम का इस्तेमाल किया था। क्या ढोंग करना जारी रखने की कोई आवश्यकता है? राघव ने पूछा। वास्तव में राघव अंदर से हैरान था। स्टार फॉल से सीधा झटका सहने के लिए सचिन वास्तव में शक्तिशाली था। वो लगभग इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। सचिन की आंखें बर्फीली थी। उसके हाथ में जादुई छड़ी अचानक गायब हो गई और उसकी एक छवि उसकी तीसरी आंख में दिखाई दी। एक विलय क्षमता। राघव हैरान था। इस तरह की जादुई कला बहुत प्राचीन थी। हालांकि उसने ऐसी तकनीकों के बारे में सुना था, वो उसके असली उपयोग को नहीं समझ पाया था। लगता है तुम्हें इसके बारे में थोड़ा पता है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। यह मुझे मंत्र जपने या संकेत बनाने के प्रतिबंधों से बचने देता है।
मैं जादुई कलाओं को और अधिक स्वतंत्र रूप से बाहर निकाल सकता हूं। क्या तुम अभी खुश महसूस कर रहे हो? इसका मतलब है कि तुम मूर्ख हो। तुम कितने भी मजबूत क्यों न हो, तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो। सचिन ने कहा, बस डींगे मारते रहो। मूर्ख, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा हूं? तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि 7वें रैंक का सेलेस्टियल होने का क्या मतलब है। आज मैं तुम सभी चींटियों को दिखाऊंगा कि हमारे बीच कितना बड़ा अंतर है। सचिन के शरीर से 7 प्रकाश के गोले निकले। वे उसकी पीठ के पीछे चकाचौंध भरे प्रकाश से खिले 7 सूर्यों की तरह दिख रहे थे। प्रकाश के 7 गोलों के भीतर 7 अलग अलग रून्स थे। 7 रून्स ने अचानक स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एक अनुनाद बनाया। बस 7 रून्स फट गए और असीमित प्राकृतिक ऊर्जा सचिन के चारों ओर रून्स के एक समुद्र में संघनित हुई। ये सभी हेवनली दाव रून्स थे। एक बार जब रून्स का समुद्र बन गया तो 7 बड़े रून्स जल उठे, रात के आकाश में चमकते हुए 7 सितारों की तरह दिख रहे थे। ये 7वें रैंक के सेलेस्टियल की पौराणिक अभिव्यक्ति है। 7 स्टार्स रिफ्लेक्ट ऑन द रनिंग सी। एक शिष्य डर से कांपते हुए चिल्लाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब सचिन ने इस अभिव्यक्ति को बुलाया तो सभी सेलेस्टियल्स ने उन पर एक भयावह दबाव गिरते हुए महसूस किया। यहां तक कि आसपास की हेवनली दाव ऊर्जा से उनका संबंध भी फीका पड़ गया। सचिन ने 7 स्टार्स रिफ्लेक्ट ऑन द रनिंग सी की अभिव्यक्ति को बुलाया, जो केवल रैंक 7 के सेलेस्टियल्स के पास ही होती थी। उसके पीछे रून्स का समुद्र आसपास की सारी हेवनली दाव ऊर्जा को सोख रहा था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि बैरियर के बाहर के शिष्यों ने भी महसूस किया कि उनके आसपास की अधिकांश हेवनली दाव ऊर्जा छीन ली गई है। ऐसा लग रहा था जैसे सचिन इस जगह का शासक हो और सारी हेवनली दाव ऊर्जा उसके अधीन हो। उसके सामने किसी के लिए भी कोई हेवनली दाव ऊर्जा निकालना मुश्किल होगा। सेलेस्टियल्स के लिए हेवनली दाव ऊर्जा से समर्थित न होना ऐसा था जैसे किसी ईगल के पंख काट दिए गए हों या किसी टाइगर के दांत निकाल लिए गए हों। सभी शिष्यों के हाव भाव बदल गए। यही वह एब्सोल्यूट पावर थी जिसके बारे में सचिन बात कर रहा था। इस शक्ति के सामने किसी भी सेलेस्टियल को झुकना पड़ता, लेकिन राघव ने ऐसा महसूस नहीं किया क्योंकि वह सेलेस्टियल नहीं था। उसका हेवनली दाव ऊर्जा से जरा भी संबंध नहीं था। वह वहां हो या न हो, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। भले ही तुम सेलेस्टियल नहीं हो, लेकिन हेवनली दाउस के प्रताप के सामने तुम्हें फिर भी झुकना पड़ेगा। सचिन का रनिंग सी उबलने लगा और उसका दबाव राघव पर टूट पड़ा। बैरियर के अंदर की मूल धूल भरी हवा तुरंत साफ हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे हवा शुद्ध हो गई हो और धूल का जरा भी अंश नहीं बचा हो। हेवनली दाव ऊर्जा के सामने हवा में मौजूद धूल दबाव में थी और यहां तक कि जमीन भी कांपने लगी और धंसने लगी। ऐसा था जैसे कोई हथौड़ा बेरहमी से नीचे गिर रहा हो। ऊबड़ खाबड़ जमीन तुरंत सपाट हो गई। हर कोई भयभीत था क्योंकि वे बैरियर के बाहर से भी भारी दबाव महसूस कर सकते थे। वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि बैरियर के अंदर राघव पर कितना दबाव होगा। घुटने टेको, सचिन चिल्लाया। दबाव और भी भयंकर हो गया, जिसके कारण स्पेस तेजी से मुड़ने लगा, मानो वर्ल्ड इस शक्ति को सहन न कर पाए। हेवनली दाव ऊर्जा के दबाव ने राघव को ऐसा महसूस कराया जैसे लाखों पहाड़ उसे कुचल रहे हों। उसकी हड्डियां भी हिल रही थी। राघव को उम्मीद नहीं थी कि रैंक 6 और रैंक 7 के सेलेस्टियल्स के बीच इतना बड़ा अंतर होगा। उनकी हेवनली दाव ऊर्जा में एक गुणात्मक अंतर था। यह दबाव वास्तव में ऐसा था जो किसी भी रैंक 6 सेलेस्टियल को मार सकता था, लेकिन इस दबाव का उपयोग करके राघव को घुटने टेकने के लिए मजबूर करने की कोशिश करना एक बहुत बड़ा मजाक था। ग्रीन ड्रैगन बैटल आर्मर, बूम! राघव पर टूट रहे दबाव को उड़ा दिया गया। राघव हरे रंग की स्केल से ढक गया और उसके नसों में उसके ड्रैगन ब्लड की शक्ति दहाड़ उठी। उसके 108,000 रून्स उसकी स्केल्स पर दिखाई दिए। राघव अनभिज्ञ था, लेकिन उसके पास 108,000 ओरिजिनल रून्स थे और उसके शरीर पर भी 108,000 स्केल्स थी। राघव के पैरों के नीचे की जमीन फट गई। एक भव्य और पवित्र आभा उठी, एक ऐसी जो स्वयं हेवंस को भी नीचा दिखाती थी। हरे प्रकाश का एक स्तंभ हवा में तेजी से ऊपर उठा।
ये सीधे एल्डर हॉल मास्टर के बैरियर से गुजरा, क्लाउड्स को चीरता हुआ। एल्डर हॉल मास्टर का हाव भाव बदल गया। इन दोनों ने जो शक्ति प्रकट की थी वो उसकी सीमा तक पहुंच गई थी। वह उन्हें इस तरह लड़ते रहने नहीं दे सकता था। आसपास के शिष्यों की सुरक्षा प्राथमिकता थी। उसे अपनी शक्ति बढ़ानी होगी ताकि उनकी शक्ति को सीमित रखा जा सके, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो ये उसके नियंत्रण से बाहर हो जाएगा और उन दोनों को भी दबा दिया जाएगा, जिससे वे लड़ नहीं पाएंगे। मैदान को बड़ा करो, एल्डर मास्टर की आवाज गूंजी और हर किसी ने अचानक वर्ल्ड को बदलते हुए महसूस किया। उन्हें पता नहीं चला कि कैसे, लेकिन वे किसी तरह हवा में दिखाई दिए। उन्होंने यह भी महसूस किया कि मार्शल स्टेज बहुत दूर थी। यह हजारों मील दूर एक कैनियन में स्थित थी। वैली के अंदर राघव और सचिन बैरियर से मुक्त थे। दोनों भयंकर रूप से दहाड़े अब अपनी औरस को बिल्कुल भी नहीं रोक रहे थे। एक बड़ा बवंडर हवा में उठा जो हरे प्रकाश और हेवनली दाव रून से भरा हुआ था। यह हवा में भयंकर रूप से गरज रहा था। उनकी औरस के टकराव से मूल मार्शल अरीना पूरी तरह से उड़ गई थी। एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया और विनाशकारी शक्ति से भरी क्यूआई वेव्स फैल गई। क्या वे वाकई इंसान हैं? बोलने वाला एक्सपेंशन दाओ सेक्ट का एक रैंक 6 सेलेस्टियल था। वो पिछली पीढ़ी के शिष्यों में से एक था और वो युद्ध के मैदान को डर से देख रहा था। उसे ये जानकर हैरानी हुई कि उन दोनों से लड़ना तो दूर, वो उनकी औरस की बाड़ के नीचे पास आने का भी मौका नहीं पाएगा। एल्डर मास्टर ने राघव को देखते हुए अंदर ही अंदर सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। राघव ज्यादातर समय अविश्वसनीय रहता था, लेकिन जब इस तरह की बड़ी बातें आती थी तो वह निश्चित रूप से भरोसा करने लायक था। बिलाल पूरी तरह से सदमे में था और बेचैनी से भरा हुआ था। आखिरकार उसने महसूस किया कि वह एल्डर मास्टर के जाल में फंस गया है। यह सब उसके लिए तैयार किया गया एक जाल था। न तो राघव की ग्रीन ड्रैगन बैटल आर्मोर और न ही सचिन की 7 स्टार्स रिफ्लेक्ट ऑन द रनिक सी ऑरा के मामले में दूसरे को दबा पाई। अंत में उन दोनों ने एक ही समय में दहाड़ा और एक दूसरे की ओर झपटे। सचिन का हाथ जमीन पर जोर से लगा। जमीन टूट गई और राघव की ओर अनगिनत सुनहरे ब्लेड्स हवा में उड़े। हर ब्लेड 300 मीटर लंबा था और कान फाड़ने वाली आवाज के साथ हवा में तेजी से गुजरा। राघव के मुट्ठी नाचे जैसे ही उसने उन्हें तोड़ दिया। उसने सचिन पर एक जोरदार मुक्का मारने के लिए उन सुनहरे ब्लेड्स के बीच से अपना रास्ता बनाया। सचिन ने अपने दोनों हाथ अपने सामने बांध लिए और एक बड़ी ढाल दिखाई दी। बाम! ढाल फट गई, लेकिन सचिन ने उस देरी का उपयोग पीछे हटने और अपने हाथों से एक अजीब सील बनाने के लिए किया। जमीन फट गई और राघव की ओर एक विशाल सुनहरा हाथ बढ़ा। राघव ने अभी अभी ढाल को नष्ट किया था जब यह सुनहरा हाथ दिखाई दिया, इसलिए उसे चकमा देने का मौका भी नहीं मिला इससे पहले कि वह पकड़ा गया। जमीन टूटती रही, जिससे एक 300 मीटर का सुनहरा जायंट बाहर निकला। जमीन से बाहर निकलते ही वो अपनी मुट्ठी को भींचता रहा। एक बार जमीन से बाहर निकलने के बाद वो घूमने लगा और उसने अचानक एक काले फिगर को अपनी पूरी ताकत से फेंक दिया। एक लंबा गोर्ज दिखाई दिया क्योंकि वो फिगर जमीन से होकर गुजरा। वो फिगर इतना दूर जा गिरा कि वे उसे मुश्किल से ही देख पाए। आखिर कौन सा इंसानी शरीर ऐसी चीज सहन कर सकता है? हे भगवान, वो अभी भी ठीक है। अचानक एक हैरान कर देने वाली चीख गूंजी क्योंकि एक व्यक्ति गोच के अंत से हवा में उछला। राघव की ऑरा बिल्कुल नहीं बदली थी। वो जरा भी घायल नहीं लग रहा था। स्टारफॉल। सचिन की ओर वापस जाते हुए बीच रास्ते में राघव ने अचानक आग का एक स्टीयर बाहर निकाला। ये अविश्वसनीय रूप से तेज था। पल भर में उस तक पहुंच गया। बूम! वह सुनहरा जायंट उसके सामने आ गया। इस सुनहरे जायंट ने राघव के स्टार फॉल को रोककर एक बार सचिन की जान बचाई थी, लेकिन इस बार यह छूते ही तुरंत फट गया और आग का स्टीयर रुका नहीं और नहीं कमजोर हुआ। यह दूर खड़े सचिन की ओर बढ़ता रहा। राशो मुनगेत। सचिन ने अपने हाथ जमीन पर दे मारे। हर किसी की हैरान आंखों के सामने 300 मीटर मोटी सुनहरी गेट्स जमीन से ऊपर उठीं, जो उसके सामने परत दर परत जमा हो गई। कुल मिलाकर 9 गेट्स थी। हर एक हेवनली दाव रून से ढकी हुई थी।
वे उसकी हेवनली दाओ ऊर्जा, मेटल ऊर्जा और अर्थ ऊर्जा से बनाई गई थी। सिर्फ एक को तोड़ना भी किसी किंग के लिए मुश्किल होगा। सचिन का एक साथ 9 गेट्स को बुलाना, यह स्पष्ट था कि सचिन इस हमले को कितना उच्च मानता था कि उसने एक साथ 9 को बुलाया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि राघव के स्टार फॉल के सामने ये सुनहरी गेट्स लकड़ी के तख्तों की तरह थी। वे एक एक करके फट गई। 9 गेट से गुजरने के बाद उसकी शक्ति बहुत कम हो गई थी। यह आखिरी को उड़ाते हुए फट गया, लेकिन तब तक यह सचिन के ठीक सामने था। बूम! एक सुनहरा फिगर पीछे की ओर गया, जिसने जमीन में राघव के जैसा ही एक लंबा गोर्ज बनाया। जहां दोनों गोर्जेस एक दूसरे को काटते थे, वहां कभी मार्शल स्टेज हुआ करता था। इलाके पूरी तरह से बदल गया था और यह बता पाना अब संभव नहीं था कि यहां कभी कोई मार्शल अरीना रही होगी। शिष्य और यहां तक कि एल्डर्स भी अब अपनी शांति बनाए नहीं रख पाए। यह लड़ाई पूरी तरह से भयावह थी। यह जानना जरूरी था कि ये दोनों अभी भी केवल शुरुआती फाउंडेशन फोर्जिंग रियल में थे। हेवनली एनकंपासिंग किलिंग फॉर्मेशन। इतना भारी झटका लगने के बावजूद सचिन बिल्कुल घायल नहीं हुआ। अचानक उसके नीचे की जमीन सुनहरे रून से ढक गई। पूरा युद्ध का मैदान तेजी से सुनहरा हो गया। लाखों सुनहरे ऑल्स राघव की ओर झपटे और हर एक को एक हेवनली दाव रून शक्ति दे रही थी। इन ऑल्स में से हर एक में अभूतपूर्व शक्ति थी, लेकिन लोगों ने यह भी साफ देखा कि इसका इस्तेमाल करने के बाद सचिन का सी ऑफ रून्स काफी सिकुड़ गया था। इस मूव की शक्ति बहुत अधिक थी, लेकिन यह थकाऊ भी था। डबल ड्रैगन ट्विस्टर। राघव ने अपनी बाहें फैलाई, अब और नहीं रुकने की हिम्मत करते हुए उसने सीधे शीन और जोरा के सच्चे शरीर को बुलाया।